मेरे प्रिय बच्चों, कक्षा 10 के आज हम आपके लिए समास टॉपिक लेकर आए हैं। समास आपको केवल 2 पढ़ने हैं। 30% कटौती में आपके बहुव्रीहि और कर्मधारय 2 समास हटा दिए गए हैं, इसलिए आपके समास बचते हैं मात्र 2। पहला समास है द्विगु समास और दूसरा है आपका द्वंद्व समास। इसलिए आपको 2 ही समास पढ़ने हैं। सबसे पहले हम समास की परिभाषा पढ़ेंगे कि समास आखिर है क्या, समास क्यों कहा गया। तो समास को कहते हैं संक्षिप्त। संक्षिप्त रूप ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके संक्षेप में एक शब्द कह देना ही समास होता है, और उस पद को, जो पद बनता है दो शब्दों के मिलान से, उसको हम समस्त पद कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो यही परिभाषा आपकी हो जाएगी। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर कोई एक शब्द बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, और समास का पूरा नाम संक्षिप्त। समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना। ओके, देखो, और अगर आपको यह PDF प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है आप जानते हैं सभी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। अगर कोई समस्या होती है, आपके पास मोबाइल वो वाला नहीं है, तो आप हमें व्हाट्सएप चैट करके भी ये PDF मांग सकते हैं। उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन खंगालिए। दिगु समास पढ़ लेते हैं हम। संख्या पूर्वौ दिगुः। संस्कृत सूत्र इसका क्या है? संख्या पूर्वौ दिगुः, अर्थात जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, कोई संख्यावाची शब्द उसके पूर्व पद में लगा रहता है, उसको हम वहाँ पर हम दिगु समास जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द प्रधान होता है, वहाँ भी दिगु समास होता है। खास करके संख्या आपको याद रखनी है। पहचान इसकी यही है कि जिसके पूर्व में संख्यावाची शब्द हो, 1 2 चतुर 5 6 ऐसे करके, तो आप वहाँ समझ जाइए कि दिगु समास होगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी, ठीक है, ताकि सबको अच्छे से मिल जाए, सामग्री उपलब्ध हो जाए। अब उदाहरणार्थ के लिए हम इनका विग्रह कर लेते हैं। विग्रह माने अलग अलग करना, ठीक है। विग्रह माने बांटना। संधि और विग्रह, संधि माने जोड़ना और विग्रह माने बांटना। तो हम समस्त पदों का देखते हैं। सप्तर्षि, सप्तर्षि का अगर हम विग्रह करें तो हो जाएगा 7 ऋषियों का समूह, और त्रिवेणी का विग्रह करें हो जाएगा 3 वेणियों का समाहार। अब आपको हम एक चीज़ बता दें, समाहार कहाँ लिखेंगे और समूह कहाँ लिखेंगे। तो समूह में क्या होता है? एक जैसे ही व्यक्ति रहते हैं, एक जाति, एक रंग, एक वर्ण की चीज़ें हों तो वहाँ पे हम समूह विग्रह करेंगे। और जहाँ पे 3 या 4 चीज़ें अलग अलग जगह से आई हों और उनका विग्रह किया जाएगा तो समाहार होगा। समाहार माने बटोरना, एक जगह इकट्ठा करना। तो वेणियाँ, 3 वेणी, त्रिवेणी, जितना गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, तो वो तीनों नदियों का संगम है, और तीनों नदियों के अलग अलग नाम हैं, और तीनों नदियों का अलग अलग गुण दोष हैं, गुणधर्म हैं। इसलिए तीनों नदियों को जब मिलाया गया तो कहा गया त्रिवेणी, और त्रिवेणी को हम विग्रह करेंगे तो लिखेंगे समाहार, ना कि समूह। ओके, ये समझ में आ गया होगा कि समाहार और समूह क्या चीज़ होता है। तो विग्रह आपको ये ध्यान रखना है कि 3 चीज़ें अलग अलग से आई हैं या फिर एक ही जगह से आई हैं। जैसे कि सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है, तो इनको हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 7 ऋषि जो हैं ना, वो केवल ऋषि हैं और ऋषि एक जाति है। ठीक। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, चारों भुजाएं एक जैसी होती हैं, इसलिए चारों भुजाओं का समूह इसका करेंगे। और फिर चौराहा आ जाएगा, 4 राहों का समूह हो जाएगा। चतुर्मुख हो जाएगा, 4 मुख एक जैसे होते हैं, इसलिए 4 मुखों का समूह हो जाएगा। दोराहा, 2 राहों का समूह हो जाएगा। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह हो जाएगा। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार होगा, क्योंकि रत्न जो 9 होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग गुणधर्म होते हैं, अलग अलग सब चीज़ें होती हैं, इसलिए उनका समाहार लिखेंगे। त्रिफला, 3 फलों का समूह होता है, इसको भी हम समाहार ही लिखेंगे, ठीक है, समाहार ही इसका विग्रह करेंगे। सप्त धान्यों का समूह, ठीक है, 7 धान्य, 7 अनाज,
7 अनाजों का समूह, इसको भी समाहार कर देंगे। सप्त सिंधु 7 समुद्रों का समूह, इसको भी हम समाहार कर देंगे। अष्टग्रह 8 ग्रहों का समाहार ही करेंगे। सतसई सप्तसई 700 दोहों का समूह होता है, ठीक है। सप्तशती, इसको हम देखो एक चीज़ और हम बता दें, सप्तशती, सप्तशती एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है सतसई, ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है? सतसई। तो सतसई मतलब 700 वाली चीज, कोई भी सतसई कह सकते हैं किसी भी चीज को, उसमें केवल दोहे नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये सतसई की परंपरा बिहारी ने स्टार्ट की थी, इसलिए हम सतसई कह देते हैं, उसका ध्यान जाता है दोहों की तरफ। लेकिन जो सतसई है वो 700 का समूह होता है, कोई भी चीज़ें 700 हों। तिरंगा 3 रंगों का समाहार होगा, क्योंकि लाल, हरा, केसरिया, नीला, ऐसे सब ये, हाँ, कौन कौन से? हरा, केसरिया और सफ़ेद 3 रंगों का समाहार होता है, इसलिए इसको समाहार कहते हैं। 4 पैरों का समूह होता है, खटिया में आपके 4 पैर ही लगे होते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह होता है। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह होता है। 2 पहर 2 पहरों का समूह होता है। पंच पल्लव 5 पल्लवों का समूह होता है। त्रिकोण 3 कोणों का समूह होता है। आइए देख लेते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। अब आप सोचेंगे द्वंद्व समास में द्वंद्व क्या है? द्वंद्व का मतलब होता है द्वि का भाव, द्वि का भाव, जहाँ पे दो जुड़वा चीज़ों का भाव हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, अर्थात उभय माने दोनों होता है, ठीक है। जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो, क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। आप सभी आराम से शेयर लाइक कर दीजिए और आराम से देखते रहिए, सबकी कमेंट हम बाद में पढ़ करके सबका जवाब हम दे देंगे, ओके, ठीक है, बीच में डिस्टर्ब नहीं। तो उभय पद प्रधानः द्वंद्वः, आपकी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, कमेंट नहीं, इसलिए आप पढ़ाई करते रहिए, कमेंट हम बाद में पढ़ लेंगे, ओके, कोई टेंशन नहीं। चलिए, जिस समस्त पद में पूर्व एवं उत्तर पद दोनों प्रधान हों वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ओके। द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे? गुण दोष, जहाँ पे डैश का चिन्ह लगा हो, आप देखो ये ध्यान रखना, जहाँ पे डैश लगा हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, वहाँ क्या होगा? वहाँ होगा आपका और लगा के, ये और लगा के या एवं लगा के हम उसको जोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, बस विग्रह हो जाएगा। कोई टेंशन तो नहीं। तो गुण दोष को हम गुण और दोष कहेंगे, दिन रात को दिन और रात कह देंगे, राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण, राम लखन तो राम और लखन, मयूर मयूरी, मयूर मयूरी, मयूर और मयूरी, अपना पराया अपना और पराया, अमीर गरीब अमीर और गरीब, पिता पुत्र पिता और पुत्र, पति पत्नी पति और पत्नी। तो आपको ध्यान देना है, डैश सम में लगा है, योजक चिन्ह सम में लगा है, सुख दुख सुख और दुख, आचार विचार आचार एवं लगाओ या और लगाओ, शुभाशुभ, ये देखो इंपॉर्टेंट है, शुभ और अशुभ, शुभ एवं अशुभ ये शुभाशुभ होता है। अमीर गरीब कह सकते हैं, धनी निर्धन कह सकते हैं, दिन रात दिन और रात, सुबह और शाम, सुबह शाम का सुबह और शाम हो जाएगा, सही गलत का सही और गलत हो जाएगा, सत्य असत्य का सत्य और असत्य हो जाएगा, यहाँ वहाँ का यहाँ और वहाँ हो जाएगा, रोटी रोटी रोजी रोटी का रोजी और रोटी हो जाएगा, आजकल का आज और कल हो जाएगा, हम तुम का हम और तुम हो जाएगा। तो जहाँ पे द्वंद्व का भाव यानी दो लोग होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में हमेशा डैश लगा रहता है, दुर्लभ कहीं है, कहीं कहीं एक आध जगह नहीं होता है, बाकी डैश होता है। तो आज आपको ये समास भी समझ में आ गए होंगे। आपकी कल की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है पर्यायवाची की, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, आपकी क्लास मिलती रहेगी। चलिए, आप सभी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे हम यही बार बार कहते हैं कि अपना समय कभी मत नष्ट करो, क्योंकि छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई नहीं अंतर होगा, छोटे बड़े अमीर गरीब में कोई नहीं अंतर होगा, अंत समय जब भी आएगा कोई नहीं अमर होगा, अंत समय जब भी आएगा।
तो अंत समय में किसी को भी अमर नहीं होना है, परंतु नाम अमर हो जाए, इससे बड़ी और कोई वस्तु नहीं हो सकती है, इससे बड़ी दुनिया में और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। तो अपने नाम को यहाँ पर छोड़ के जाओ, बाकी तो पंच तत्व में सभी लीन हो जाते हैं, सभी मिट्टी मिट्टी में और वायु वायु में सभी की मिल जाती है, पंच तत्व में सभी विलीन होते हैं, सभी परमात्म सत्ता में लीन हो जाते हैं, परंतु सब दुनिया में आते हैं, सबको दुनिया से जाना है, परंतु कुछ ऐसे ही चले जाते हैं और कुछ नाम छोड़कर जाते हैं। तो आप किन में रहना चाहते हैं? क्या आप ऐसे जाना चाहते हैं या फिर आप नाम छोड़कर जाना चाहते हैं? जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हमें इजाज़त दीजिए। फिलहाल आज के लिए, कल मिलते हैं आपको इसी समय। तब तक के लिए सुप्रभात, नमस्कार, सबको जय हिंद, वंदे मातरम।